हे गाइस व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद अच्छी गुजर गई होगी एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एट योर एंड। आज की वीडियो होने वाली है लैपटॉप्स के बारे में, और लैपटॉप्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक बात कर चुका हूँ, पहले बात कर चुका हूँ। यूज्ड लैपटॉप्स के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको आई कार्ड में मिल रही होगी। इनफैक्ट ये उसी लैपटॉप की वीडियो की वजह से मैं ये लैपटॉप की वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज उस लैपटॉप की वीडियो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और वो वीडियो खैर हिट भी बहुत हो चुकी थी। तो मैंने सोचा यार उस पर एक न्यू वीडियो बनाते हैं, और इस दफ़ा वीडियो होने वाली है न्यू लैपटॉप्स के बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार ये वीडियो ये नहीं होने वाली कि मैं आपको बताऊं कि लैपटॉप्स बेस्ट कौन से हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप बेस्ट लैपटॉप्स चूज़ कर कैसे सकते हैं, अपने लैपटॉप्स खुद कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाह रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखा सकूँ या आप कुछ सीखना चाह रहे हैं लैपटॉप के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, वैल्यू फॉर मनी के बारे में, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाह रहे हैं जो आपको डायरेक्ट मॉडल्स बता दे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि बेस्ट टॉप 5 लैपटॉप्स कौन से हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, गेमिंग के लिए, या जो भी सेगमेंट हो सकती है। इनफैक्ट उसके लिए अगर आपके कोई सजेशंस हैं, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है कि आप बेस्ट लैपटॉप चूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोसेसर की, हार्डवेयर की। हार्डवेयर में आपके पास रैम आ जाती है, ग्राफिक कार्ड आ जाता है, स्क्रीन आ जाती है। उसके अलावा आपके पास जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह बैटरी हो गई, डिज़ाइन हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, ये वाली चीज़ें हम बात करेंगे। वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे, उसके अलावा आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और उसके अलावा बात करेंगे कि आपके स्पेसिफिक यूज़ के लिए कौन सी चीज़ें बेस्ट रहेंगी। तो मैं आपको साथ साथ सजेशंस भी दूंगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने गूगल क्या करना है और रिसर्च क्या करनी है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोसेसर से। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि यार हमने न्यू लैपटॉप लेना है तो हम प्रोसेसर कौन सा लें, हम i3 लें, i5 लें, i7 लें, या कोई और लें, ठीक है। तो उसमें एक कोई यस और नो वाला आंसर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट वाला आंसर नहीं है। इट्स अ ग्रे एरिया जहाँ पर आपको खुद सजेस्ट चूज़ करना पड़ता है कि आपका यूज़ क्या है, आपकी यूजेज क्या है, और आपका बजट क्या है। आप उस हिसाब से जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में आपको ऑप्शंस बहुत लिमिटेड मिलते हैं, जिसमें आपको राइजन वाले प्रोसेसर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब ये एक फ़ायदे वाली चीज़ भी है और एक ये नुकसान वाली चीज़ भी है। नुकसान ये है कि यार मेरे जैसे लोग जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ चाह रहे होते हैं, मैं ऐसी चीज़ चाह रहा होता हूँ जो सबसे बेहतर हो। अगर वो एक्सपेरिमेंटल भी है तो मुझे चलेगी, बिकॉज मैं रिस्क लेने में से घबराता नहीं हूँ, स्पेशली कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स में। तो खैर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिहाज से आपको जो मेन स्ट्रीम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वो है कोर i3, i5, i7। इसमें आपको 9, 10th और 11th जनरेशन देखने को मिल जाती है। तो अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि i3, i5 और i7 में फ़र्क क्या है असल में, ठीक है। तो मैं आपको ये फ़र्क बता देता हूँ। i3 में कोर्स कम होते हैं, थ्रेड्स कम होते हैं, और i5 में कोर्स मिडिल लेवल पे होते हैं और थ्रेड्स भी मिडिल लेवल पे, और i7 में मोस्टली i5 के बराबर होते हैं, या समटाइम्स i5 से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो कोर और थ्रेड की क्या गेम है भाई। आपकी गीगाहर्ट्ज़ या फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी प्रोसेसर की, वो हर कोर के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो एक कोर लेट्स से अगर 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो 4 कोर जो हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेंगे, तो टोटल 8 गीगाहर्ट्ज़ का हो जाएगा, ठीक है। मल्टी कोर जिसे आप कहते हैं। लेकिन मल्टी कोर हर एप्लीकेशन रन नहीं करती, काफ़ी सारी गेम्स होती हैं जो सिंगल कोर पे ही बेस्ड होती हैं। तो गेमिंग की अगर बात कर लें तो मोस्टली सिंगल कोर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ प्रोग्राम्स मल्टी कोर का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते। खैर बात कर लेते हैं i3 की। i3 उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक यूजेज के लिए चाहिए, यानी गूगल क्रोम की वेब ब्राउजिंग होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, बेसिक सॉफ्टवेयर्स हो गए, और वीडियो एडिटिंग भी यार बहुत गुजारे करवा देता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। i5 में आपको मोस्टली 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स, या 4 कोर और 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 10th और 11th जनरेशन है। तो अगर आप लैपटॉप की बात करें तो अभी जो आपको 11th जनरेशन का जो मॉडल है 1135G, आई गेस यही मॉडल है। तो ये जो i5 है ये 4 कोर और 8 थ्रेड पे बेस्ड है, और ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। ये आपको तकरीबन 95,000 से स्टार्ट मिल जाता है, यानी जो लैपटॉप्स आपको इसके देखने को मिल जाते हैं वो 95,000 से स्टार्ट होते हैं, और दे आर अ वेरी गुड चॉइस। अगर आप i3 और i5 में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो i3 आपका है बेस यूज़ के लिए, बेसिक यूज़ के लिए, ठीक है, और i5 आपका है मिडिल टू हाई परफॉर्मेंस मोड के लिए। अब बहुत से लोग इसको नेट पिक करेंगे कि हाई परफॉर्मेंस के लिए तो i5 नहीं है,
यार i5 और i7 जो अभी 11th जनरेशन आए हैं उनमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी बेस का डिफरेंट है। जो टर्बो बूस्ट मिलती है आपको 11th जन i7 में 1165 में, वो आपको मिल जाती है 4.7 गीगाहर्ट्ज़ की, और i5 में आपको मिल जाती है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की। तो वो इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टर्बो बूस्ट पे आपका लैपटॉप मोस्टली चलता ही नहीं है, और चले तो आपका हीट बहुत होता है। तो अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि i7 की तरफ तो आप 11th जनरेशन में देखें ही ना, अनलेस आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं, तो गेमिंग के लिए एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपना मिडिल लेवल का यूज़ करना चाह रहे हैं, आपका अडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, उसके अलावा आपकी जो भी प्रोग्रामिंग बेसिक हो गई, जो नॉर्मल लेवल की प्रोग्रामिंग है, वो आप इस पर बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो अगेन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा रीडअप करें और ये डिसाइड करें कि आपका असल में यूजेज क्या है। क्योंकि अगर आप न्यू लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो i3 आपको 11th जनरेशन जो है 72, 71 में भी 70 में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन i5 जो है वो 90, 95 से कम देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप उतने पैसे लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिफरेंसेस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो प्रोसेसर की चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा आपको राइजन के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। अगर राइजन के प्रोसेसर्स मिल रहे हैं 4th या 5th जनरेशन में, 4500U है, 4600U है, 4600H भी है, और 4700U है, 4700 आई गेस H भी होगा, और 4800H है, वो गेमिंग में आता है। तो ये वाले जो मॉडल्स हैं, या 5th जो आपके मतलब बन जाती 5500U वाले, तो अगर आपको ये कहीं पर मिल रहे हैं तो भाई आंखें बंद करके ले लें, अच्छी प्राइस में अगर आपको मिल रहे हैं। तो आपका जो 4500U और 5500U है वो i5 के बराबर आता है, कोर i5 के बराबर, एज इन मतलब AMD का वो कंपेटिटर है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, इंटेल से बहुत ऊपर है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी क्लियर कर लूँ कि अगर आप AMD की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू शुड गो फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रैम की। अब रैम का बहुत लोगों का मतलब मिसकंसेप्शन होता है कि रैम किस लिए होती है। अच्छा, रैम आपकी इसलिए होती है कि आपने जितने प्रोग्राम से एक वक्त में खोलने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, वो सारी चीज़ें रैम में होती हैं। तो जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना आपका कंप्यूटर बेहतर तौर पे मल्टीटास्किंग और ज़्यादा प्रोग्राम्स मल्टीटास्किंग में होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो एक वक्त में अगर आपने लेट से 3-4 चीज़ें खोली हुई हैं तो आपकी रैम ज़्यादा होगी तो वो बेहतर हैंडल करेगा। अभी मेरे PC में 24 GB लगी हुई है, तो मैं इसमें जो मर्जी खोल लूँ, मेरे एक वक्त में 15-15 प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर इसमें 8 GB जिस तरह पहले मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी, तो ये 3-4 प्रोग्राम पर क्रैश कर जाता था। तो ये वाले इश्यूज़ रैम से रिलेटेड होते हैं। अब रैम में दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो रैम का साइज़ 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB, और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब रैम की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि रैम की फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी जो रैम की स्पीड को वो करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो अगर आप बात कर लें रैम की, तो आजकल की रैम्स आ रही हैं जो लैपटॉप्स में आपको 10th और 11th जनरेशन में मिली है, मोस्टली 3200 मेगाहर्ट्ज़ की हैं, और इससे कम लेनी चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो ये वैसे नेट पिकिंग है, इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर फोकस करें, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं, आप खुद समझना चाह रहे हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है, तो वो आप ये वीडियो से मतलब आप ये मेरी इन्फॉर्मेशन से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूँगा कि रैम आपको चाहिए कितनी। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 16 GB के साथ जाएं, लेकिन बहुत से लैपटॉप इवन 1.5 लाख तक के लैपटॉप हैं, 2 लाख तक के भी लैपटॉप हैं जो 8 GB के साथ आते हैं। अब वो वजह ये है कि 8 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर द डेली यूजेज। इवन काफ़ी सारी गेम्स भी 8 GB पे चल जाती हैं, तो गेम्स काफ़ी हैवी होती हैं यू नो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका हैवी यूजेज है तो मिनिमम 16 GB। हैवी यूजेज से मतलब है यानी अडोब के सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो मिनिमम 16 GB। और अगर आप नॉर्मल लेवल का यूज़ कर रहे हैं, क्रोम वगैरह, और बाकी आपका नॉर्मल लेवल का यूज़ है, वेब ब्राउजिंग है, मूवीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बेसिक लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ़ोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, बेसिक लेवल, वो 8 GB रैम पे भी बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन 4 GB रैम पे सोचना भी मत, सही है। नया लैपटॉप ले रहे हो तो 4 GB तो सोचनी ही नहीं है। ठीक है, अगर नए लैपटॉप के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो भाई 4 GB मेरे ख्याल में तो आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे i3 लैपटॉप्स में अभी भी 4 GB आती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम 8 GB, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी हैवी यूजेज है तो आप मिनिमम 16 GB के साथ जाएँ, और ज़्यादा होगी तो और बेहतर है हैवी यूजेज के लिए। खैर, उसके बाद बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली आपके मोस्टली जो लैपटॉप्स हैं आपको जो अपनी मतलब स्टार्टिंग रेंज में देखने को मिलेंगे, उनमें आपको देखने को मिल जाता है IGPU, यानी जिसे आप कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वो ग्राफिक कार्ड होता है जो आपकी प्रोसेसर की चिप के अंदर ही होता है, और उसी से आपके ग्राफिक्स पावर अप होते हैं। तो आप खुद एक अंदाज़ा करें, एक बड़ा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, जो अभी मेरे PC में लगा हुआ है, जो आपको आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, और एक आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि प्रोसेसर की चिप के अंदर लगा हुआ है, इतना सा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई डिफरेंस होगा, और बहुत बड़ा डिफरेंस होगा।
तो आई जी पी यू जो होते हैं वो बेसिक टास्क के लिए होते हैं। आई जी पी यू बल्कि आपकी मतलब बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करवा देता है, इतना पावरफुल हो गए हैं। और 11 जनरेशन यानी आयरस एक्सी वाले जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। गेमिंग भी लाइक आपको 20-25 FPS पे अच्छी गेम्स खिला ही देते हैं। पुरानी गेम्स यानी GTA 5 हो गई और इस तरह की गेम्स होगी, आपको वैलोरेंट खिला देते हैं 60, 65, 70 FPS पे। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हैं फिर तो हाँ, आपको ग्राफिक कार्ड वाला ही लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए। यानी आप 960 MX पे जा सकते हैं, MX 450 पे जा सकते हैं, MX 330 पे जा सकते हैं। ये बेसिक लेवल के NVIDIA के ग्राफिक कार्ड हैं जो लैपटॉप में ऑफर होते हैं, यानी आपको 1-1.25 लाख वाला जो लैपटॉप होता है उसमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप हैवी थोड़ी सी गेमिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको मिनिमम जो ग्राफिक कार्ड चाहिए वो 1650 Ti चाहिए। और अगर 1660 Ti लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपको मिलता है तकरीबन 1,40,000 से स्टार्ट होते हैं वो लैपटॉप्स और 2 लाख तक जाते हैं। उसमें सबसे जो अच्छी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है अगर आपके बजट इश्यूज़ नहीं हैं तो वो लेनोवो लीजन 5 है, जिसमें Ryzen 7 4800H आता है और साथ में आपको 1660 Ti मिल जाता है। वो आई थिंक 190-195 का वो लैपटॉप है। इट्स अ ग्रेट थिंग। इनफैक्ट हो सकता है मैं वो खुद भी वही लैपटॉप परचेज़ करूं अगर मेरी बात बन गई। खैर वो बात की बात है। बैक टू द टॉपिक। तो आपको मैंने बता दिया 1650 Ti से लेके 1660 Ti, ये बेसिक आपका जो मिनिमम अच्छी गेमिंग के लिए बेंचमार्क्स हैं वो ये हैं। और अगर आप बेसिक गेमिंग करना चाह रहे हैं तो आपको MX 450 और MX 330 वाले लैपटॉप भी बड़ा एक गुजारे लायक एक्सपीरियंस दे देंगे। हीट होते हैं बट गुजारे लायक एक्सपीरियंस दे देंगे। ठीक है, तो ये होगी ग्राफिक कार्ड की बात। लेकिन ग्राफिक कार्ड की बात मैं इस तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा कि मिनिमम जो है मिनिमम इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको गुजारा करवा देंगे, आपके बेसिक टास्क बड़े अच्छे से हैंडल हो जाएंगे। अगर ग्राफिक कार्ड के टॉपिक पे हम बात करें तो उसमें मैं एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड जो होते हैं उनकी TDP बहुत मैटर करती है। TDP बेसिकली आपकी थर्मल पावर लिमिट है, ठीक है, थर्मल पावर ड्रॉ जिसे आप कह सकते हैं। तो वो है आप जितनी ज़्यादा वॉटेज होगी, जितनी ज़्यादा उसकी पावर होगी उतना ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म करेगा। अब TDP बहुत सारे लैपटॉप्स में जो ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं वो मैक्स क्यू वाले होते हैं। इवन जो बहुत हाई एंड लैपटॉप हैं जो स्लिम होते हैं जिनमें 3060, 3070, 3080 तक लगे हुए हैं वो मैक्स क्यू वाले आते हैं। उनकी पावर ड्रॉप बहुत कम होता है, वॉटेज बहुत कम उनको मिल रही होती है। इसकी वजह से वो गेमिंग में ज़्यादा देर परफॉर्मेंस सस्टेन कर नहीं पाते। टेम्परेचर जब उनका लिमिट होता है, पावर जब उनकी लिमिट होती है तो वहाँ पर वो थ्रॉटलिंग शुरू कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई हैवी लैपटॉप ले रहे हैं तो वो मैक्स क्यू वाला ना हो। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आप मैक्स क्यू वाला मत लें, क्योंकि अभी मेरे पास एक लैपटॉप आया था MSI वाला जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई कार्ड में मिल रहा होगा, आप वो चेक करें। उसमें 2070 सुपर लगा हुआ था और 2070 सुपर फुल 120 TDP वाला था। आई थिंक 120 या 115 या 130 TDP वाला था। अब उसी के जो है अल्टरनेट एक मैक्स क्यू वाला भी आता है जो कि 80 या 70 वाट तक लिमिट किया गया होता है, जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं लगती। मेरा एक 1660 Ti वाला लैपटॉप लेकर आया, उसमें भी मैक्स क्यू था जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत लिमिट होती थी। अगर आप बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको भाई ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए होगा। कोई भी ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल पे आपका इंटेल आइरिस बहुत अच्छा काम करवा देगा। जो 11th जेन के ग्राफिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन की। यार जो स्क्रीन इटसेल्फ है ना, यानी आप ये इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्क्रीन की अगर बात कर लें तो आपकी आजकल के ज़माने में मिनिमम स्क्रीन होनी चाहिए 1080p 1920 मल्टीप्लाई 1080, ठीक है। 1080p इज़ द मिनिमम यू कुड गेट एंड यू शुड गेट। 1366 मल्टीप्लाई 768 वाली स्क्रीन आपने नहीं लेनी भाई, जो मर्जी हो जाए। आजकल के ज़माने में वो इतनी बुरी लगती है कि मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। इवन मेरा लैपटॉप है, इसकी खैर स्क्रीन की है कि 12 इंच है, 12 इंच पे फिर गुजारा हो जाता है। लेकिन आप 14 इंच का लैपटॉप लें और उस पर आप ये वाली स्क्रीन लगाएं, या 15 इंच का लैपटॉप लें और उस पर ये स्क्रीन लगाएं, मतलब कम ऑन यार, डू बेटर, ओके। तो 1080p वाली मिनिमम स्क्रीन चाहिए। अगर आपको साथ IPS मिल रहा है, एंटी ग्लेयर मिल रहा है और माइक्रो एज मिल रही है, बॉर्डरलेस मिल रही है, बॉर्डरलेस सॉरी इसमें होगी नहीं लैपटॉप में, लेकिन आई मीन एज टू एज मिल रही है, बेजललेस मिल रही है, तो इट्स ग्रेट। इसमें HP Pavilion 14 एक मॉडल आता है, वो माइक्रो एज डिस्प्ले के साथ आता है, IPS एंटी ग्लेयर के साथ 1080p में। इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइस और मेरा उस पर खैर काफ़ी दिल भी आया हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं है। हो सकता है मैं वो लैपटॉप ले लूँ बहुत जल्द। खैर मेरा पॉइंट ये था कि मिनिमम 1080p और ट्राई टू मेक इट एंटी ग्लेयर, माइक्रो एज और अच्छे खासे उसकी ब्राइटनेस हो, 250 निट्स मिनिमम हो। ये भी खैर नेट पिकिंग है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि फोकस करना है। 1080p हो तो इट्स मोर देन इनफ, आप उसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्टोरेज। अच्छा, पहले लोगों की स्टोरेज का फोकस होता था भाई हार्ड डिस्क हो, बड़ी हो, 500 GB हो, 1 TB हो, ये हो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब फोकस हो गया है M2 की तरफ, NVMe की तरफ, ठीक है।
जितनी तेज़ स्टोरेज होगी उतना बेहतर है। अब ज़्यादा नहीं चाहिए, अब तेज़ चाहिए, क्योंकि आधी चीज़ें वैसे ही क्लाउड पे मूव कर चुकी हैं। आप पहले मूवीज़ डाउनलोड करते थे, अब वो नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, ठीक है। अब टोरेंट बंद होता जा रहा है, उसके अलावा दूसरी हज़ार चीज़ें हैं, तो भाई अब वो सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आपको स्टोरेज नहीं चाहिए, आपको तेज़ स्टोरेज चाहिए, जो कुछ हो तेज़ हो, बूटअप टाइम हो तेज़ हो, सॉफ्टवेयर तेज़ चलें, सब कुछ तेज़ चले। तो आपको उसके लिए चाहिए SSD। SSD इज़ अ मिनिमम। हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप लेना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, मिनिमम SSD और साथ में हार्ड डिस्क लगी है तो गुड इनफ, बट मिनिमम SSD इज़ द मिनिमम। अगर आप स्टोरेज की बात कर लें तो आपको SSD चाहिए, और अगर M2 है, NVMe है, तो भाई मज़ेदार काम, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम आप M2 NVMe के साथ जाएँ। 256 वाली आपको तकरीबन हर लैपटॉप में देखने को मिल जाती है, 80-85 के लैपटॉप में, और उससे ऊपर जितने लैपटॉप्स हैं सब में देखने को मिल जाती है। तो आप M2 वाली ही लें, सबसे बेहतर है। तो स्टोरेज वाइज मेरा यही सजेशन था कि SSD मिनिमम हो, और अगर M2 वाली है तो भाई सोने पे सुहागा है, सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी वैल्यू फॉर मनी की। अब वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं जो i3 हैं और वो भी 80,000 में मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं जो i5 हैं वो i3 की प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली लेनोवो के जो लैपटॉप्स हैं एंट्री लेवल, वो आपको दूसरी कंपनीज़ के i3 के बराबर प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको बेहतर मिल रही है, वाई शुडंट यू गो फॉर इट। तो i5 अगर आपको i3 की प्राइस में मिल रहा है, या i3 आपको i5 की प्राइस में मिल रहा है, जो कि दो कंपनीज कर रही हैं, तो आपको i5 के साथ जाना चाहिए, ठीक है। जो आपको बेहतर चीज़ मिल रही है आप उसके साथ जाएं, लेकिन आप बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। यानी आपको मैंने रैम का बताया, आपको मैंने हार्ड डिस्क का बताया, यानी SSDs का बताया, तो ये वाली चीज़ें आपने ज़रूर जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं टेम्परेचर्स की। अब ये टेम्परेचर्स वाला सेगमेंट सिर्फ गेमर्स के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो iGPU के साथ जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर्स की बात कर लें तो गेमिंग लैपटॉप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर्स। गेमिंग पीसी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जब आप केस ले रहे होते हैं तो आप यही से करते हैं कि भाई ऐसा केस हो जिसकी सबसे अच्छे टेम्परेचर्स हों, जिसका सबसे अच्छा एयर फ्लो हो। तो गेमिंग लैपटॉप में भी यही चीज़ मैटर करती है। तो आपने जो भी लैपटॉप लेना है उसकी सबसे पहले आपने थर्मल्स चेक करने हैं, स्पेसिफिकेशन सबसे पहले, फिर थर्मल्स, ठीक है। थर्मल्स चेक करने हैं। अब लेनोवो लीजन 5 जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, Ryzen 7 4800H वाला, जिसमें 1660 Ti आता है, जो कि मैंने कहा था कि ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स में बहुत एक हाई लेवल लैपटॉप है, तो उसमें आपको थर्मल्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बाकी लैपटॉप से कंपेरेटिवली बहुत अच्छे थर्मल्स हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थर्मल्स लाजमी चेकआउट करें, थर्मल्स देखे बगैर मत लें लैपटॉप। यहाँ पर एक और सेगमेंट मैं लास्ट में एंड करना चाहूँगा, जो कि है बिल्ड क्वालिटी। अब एक लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है, बिकॉज एक लैपटॉप का ये सिंगल हैंड से खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉप लिड फ्लेक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के लिए लेनोवो के थिंकपैड बहुत मशहूर हैं। ये मेरे पास थिंकपैड ही है इनफैक्ट, ये बहुत मशहूर हैं, और ये इसी वजह से मशहूर हैं क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। इनफैक्ट लेनोवो के ओवरऑल एक लैपटॉप लाइनअप की बात कर लें तो आपके पास जो थिंकपैड्स हैं, और आपके पास जो वो हैं लेनोवो के लीजेंस हैं, लीजन गेमिंग सीरीज़ है बेसिकली, तो ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे इनकी बिल्ड क्वालिटी होती है। मोस्टली प्लास्टिक बिल्ड होती है, लेकिन ऐसा प्लास्टिक होता है जो आपका बहुत ड्यूरेबल होता है। सेकेंडली बहुत जो है ना आपका स्टडी प्लास्टिक होता है, फील बहुत अच्छी होती है, और मज़ेदार प्लास्टिक होता है। इसी तरह आप दूसरी तरफ बात कर लें, जो HP के बेसिक लैपटॉप्स हैं 70,000 वाले, 75 वाले, और आपके पास डेल के आ जाते हैं 70-75 वाले, i3 जो स्टार्ट होते हैं। इवन जो HP के आपके प्रो बुक्स हैं, आई डू नॉट लाइक देम। उसके पीछे वजह ये कि उनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी को खास लगी नहीं, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है कि उनका जो टॉप लिड फ्लेक्स है, उनकी जो पोर्ट्स हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लॉन्ग टर्म में। बिकॉज मेरे पास जो एक पहले लैपटॉप था लेनोवो का, सबसे पहले जो था वो G5070 था, बेसिक सीरीज थी। उसमें यही हुआ कि स्क्रीन कुछ अर्से बाद ख़राब हो गई, निशान पड़ना शुरू हो गए, बॉडी पे निशान पड़ गए, अच्छा खासा डैमेज हो गया। लगा मेरा इतना रफ यूज़ नहीं था, मिडल लेवल पे रफ यूज़ था। खैर मैं बात ये करना चाहूँगा कि ये बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और हर कंपनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है और बुरी भी प्रोवाइड करती है। तो यू नीड टू चूज़ बिटवीन दैम, और आपने ये रिसर्च लाजमी करनी है कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। उसके बाद लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, पोर्ट्स, जो साइड वाले पोर्ट्स हैं। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं और अगर आपकी यूजेज है, लेट से आपने VGA पे लगाना है, या आपने ऐसे HDMI पे लगाना है, आपने एक्सटर्नल डिस्प्लेस पे लगाना है, आपने कुछ भी करना है, तो आपकी जो अल्ट्रा बुक्स हैं वो इस चीज़ के लिए आपको कन्वर्टर्स लेने पड़ेंगे। अब मेरे दोस्त ने एक HP स्पेक्टर लिया था, जो कि आपको मतलब बल्कि नज़र आ रहा होगा सामने। तो HP स्पेक्टर में इट्स द बेस्ट लैपटॉप आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर यूज्ड। अल्ट्रा बुक है और नेक्स्ट लेवल प्यारी और नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस वाली अल्ट्रा बुक है, बट उसमें पोर्ट्स नहीं है, 2 पोर्ट्स हैं टोटल टाइप C वाले, दैट्स इट। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं।
आपने देखना है कि आपके पास यूएसबी पोर्ट्स उतने हैं जितने आपको चाहिए, आपके पास एचडीएमआई पोर्ट है, आपके पास दूसरे पोर्ट्स हैं, जो भी पोर्ट्स आपको चाहिए आपने वो लाजमी देखना है कि वो हैं या नहीं है। और अगर आप नहीं हैं तो अगर आपको लैपटॉप फिर भी पसंद है तो आप फिर भी ले सकते हैं बाय ऑर्डरिंग अ कन्वर्टर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स में भी और दूसरे लैपटॉप्स में भी। तो आपने जब भी लैपटॉप लेना है तो आपका जिस तरह का यूज़ है आप उस तरह से करें। तो एंड पे कंक्लूजन में इसी बेस पे करना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले अपना यूजेज चेकआउट करना है। आपने देखना है मेरा यूज़ क्या है, मेरा मेन काम क्या है, और मेरे मेन काम के लिए कौन सी ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो परफेक्टली बैठते हैं। You don't need to pay, you don't need to buy a 1.5 lakhs laptop for a usage of only 1 lakh। अगर आपके पास i5 10th जनरेशन 11th जनरेशन और 16 GB रैम और 256 GB M2 NVMe मिल रही है आपको 1,10,000 में लेट से, और आप 1.5 लाख वाला लैपटॉप जाके उठा लेते हैं, तो क्यों उठा रहे हैं भाई, वजह बताओ ना। आप जब अच्छी चीज़ कम प्राइस में ले सकते हैं और आपके यूजेज के हिसाब से ले सकते हैं तो आपको वो लेनी चाहिए। और जस्ट रिमेंबर कि i5 11th जनरेशन और i7 11th जनरेशन में कोई खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। खैर ये बात अलग थी। मैं ये इसी चीज़ पे कंक्लूड करना चाहूँगा, सबसे पहले आपने अपना यूजेज चेकआउट करना है। आपने देखना आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपका मेन यूजेज क्या है, आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, और आपका मेन काम क्या है, आपको कितना हैवी लैपटॉप चाहिए। फिर आपने चेकआउट करने आपके वो स्पेसिफिकेशंस आपको किस चीज़ में मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आपने देखना है सब कुछ जो है बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, और आई रियली होप सो। आपके कोई भी सवाल हैं, आपके कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई डेफिनेटली चेक देम आउट, आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ देम एज वेल। तो खैर यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।